तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी और मौज में होंगे और ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि दिन दिन गुजरते जा रहे हैं और हर दिन गुजरने के साथ साथ आपके पास टाइम कम हो रहा है और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए टॉपिक शुरू करती हूँ। कल तक मैंने आपको, इससे पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको पढ़ाई थी फिराक गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयाँ, और आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ इन्हीं फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई गज़लों की, उनकी व्याख्या, साहित्य सौंदर्य। ठीक है, तो देखते हैं गज़ल। पहली गज़ल क्या है? नौरज गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, ये आपकी पंक्तियां दी है। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल नामक शीर्षक से ली गई है। मैं ये आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, मेरी पाठ्य पुस्तक नहीं है, आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसलिए आप ऐसे ही लिखेंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक। ओके, आगे इसमें प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने प्रकृति के आलम्बन रूप वसंत ऋतु का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें आप देखिए व्याख्या क्या है। उपयुक्त पंक्तियों में शायर कहते हैं कि प्रकृति के 9 रंगों के प्रभाव के कारण, प्रकृति के 9 रंगों के प्रभाव के कारण पेड़ पौधों की पंखुड़ियां अपनी कोमल गांठों को खोलने लगी हैं। कोमल गांठें माने कलियों को खोलने लगी हैं, अर्थात सभी कलियां फूल बनने को तत्पर हैं। बाग की सभी कलियां फूल बन जाने के बाद फूलों के रंग और खुशबू भी चारों तरफ फैलने लगी है, फैलने के लिए अपने पंख खोलने लगी है। ठीक है, ये है ना। लोक प्रचलित बोली में, जैसे लोक भाषा होती है ना, मतलब क्षेत्र विशेष की बोली, जिसे बोली कहते हैं, उस बोली में बसंत ऋतु को नौरस भी कहा जाता है। मतलब बसंत ऋतु का जो सुहावना मौसम होता है ना, उसे नौरस का मौसम कहा जाता है। इसीलिए ये जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु के सुहावने मौसम को नौरस भी कहा जाता है। वही क्या है? इसलिए उपयुक्त पंक्तियों में बसंत ऋतु के आगमन को दर्शाया गया है। ठीक है, काव्य सौंदर्य है, भाव पक्ष इसमें दिखा दिया गया। तो दी गई पंक्तियों में प्रकृति का आलंबन भाव वर्णित है। सॉरी बच्चियों, मैंने बाहर से लिख दिया, वर्णित आएगा। ठीक है, आलंबन विभाग वर्णित है। रंग और भू का मिश्रण अधिक रोचक है। तीसरा पॉइंट क्या है? कोमल भावनाओं को बड़े ही सहज रूप में वर्णित किया गया है। आगे है कला पक्ष। कला पक्ष में देखें, उर्दू के शब्दों की प्रधानता है। चूंकि फिराक जी उर्दू के शायर थे, इसलिए उर्दू शब्दों की भरमार है या प्रधानता है। ठीक है, या शब्द शायर के संशय को दर्शाता है। हम कहते हैं या तो ऐसा करो या ऐसा करो, तो या जो शब्द है ना, वो संशय या संदेह को दर्शाता है। पंक्तियों के अंत में तुकबंदी होने से गेयता का गुण आ गया है। गेयता माने इनको गाया भी जा सकता है। नौरस शब्द का अर्थ नया रस अथवा 9 रसों से बना लेने पर श्लेष अलंकार हो जाता है। तो ये आपकी पहली गज़ल है। इसका मैंने आपको व्याख्या बताई, साहित्य सौंदर्य बताया। बाकी का जो आगे की गज़ल है वो आगे की स्लाइड्स में, वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। आप ध्यान से पढ़ें, समझें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी मन लगा करके करें। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और मेहनत से पढ़ें, क्योंकि आपके पेरेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ आपसे पढ़ाई चाहते हैं, आपका भविष्य बनता हुआ देखना चाहते हैं। आप अपने पेरेंट्स को अगर कुछ दे सकते हैं तो वो अच्छे से पढ़ करके एक अच्छे रिजल्ट वो तैयार करके उनको खुशी दे सकते हैं, दुनिया की सबसे अमूल्य खुशी। तो बच्चों, अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान देते हुए
अच्छे से ध्यान से मन लगा करके पढ़ें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों, जय हिंद। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार से हंसी खुशी और सकुशल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। ठीक है, पहले से ही कह देती हूँ, अगर बाद में भूल गई तो। ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूँगी और वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फिराक गोरखपुरी जी की गज़लें, जिसमें कि मैं आज आपको व्याख्या कर रही हूँ गोरखपुरी जी की दूसरी गज़ल की। तो देखते हैं गज़ल क्या है और क्या है उसकी व्याख्या और साहित्य सौंदर्य। तो गज़ल है, पंक्तियाँ क्या हैं? तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने रात के सन्नाटे का वर्णन किया है। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित पाठ या शीर्षक गजल से ली गई हैं। ठीक है, तो व्याख्या क्या है इनकी बच्चों? व्याख्या है, रात का वर्णन करते हुए शायर लिखते हैं कि इस वक्त प्रकृति का कणकण सोया हुआ है। आप जानते हैं रात में प्रकृति का कणकण सो जाता है, बड़ा खामोशी और सन्नाटा पसर जाता है, चारों ओर खामोशी और सन्नाटा है। ऐसे सन्नाटे में सिर्फ एक ही काम हो रहा है और वह है तारों का टिमटिमाना। आपको मालूम है, जब सारा संसार सारा जगत सो जाता है, उस सन्नाटे और खामोशी के दौर में सिर्फ और सिर्फ तारे ही होते हैं जो कि टिमटिमाते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। ठीक है, तो रात के सन्नाटे में तारों का आंखें झपकाना अर्थात टिमटिमाना शायर को कुछ संदेश देता है, कुछ कहता हुआ मालूम पड़ता है। प्रकृति कभी भी शिथिल और गतिशील नहीं होती बच्चों। शिथिल माने एकदम से खामोश और गतिहीन। गतिहीन माने बिल्कुल एक ही जगह पे ठहरी हुई। तो कभी भी प्रकृति शिथिल और गतिहीन नहीं होती है, बल्कि सदा गतिशील रहती है। क्या? प्रकृति। शायर ने पाठकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मित्रों, रात के सन्नाटे में हमें तारों की तरह टिमटिमाना चाहिए, अर्थात तारों से सीख लेकर के जीवन की विषम परिस्थितियों में भी गतिशील रहना चाहिए। ये नहीं कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विषम आ गई हैं तो हम जीना छोड़ दें, हम कुछ भी कार्य करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, वक्त भी बदलता रहता है, लेकिन अपना कार्य करते रहना चाहिए, गतिशील बने रहना चाहिए। यही कहा है फिराक जी ने इस गजल में। आगे देखते हैं साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आप देखें भाव पक्ष में पहला पॉइंट है सन्नाटे का बोलना प्रकृति के उद्दीपन को दर्शाता है। उद्दीपन माने बहुत ज्यादा, मतलब कि सेंसिटिव होना। थोड़ा सा भी कुछ हलचल हो जाए तो उसके प्रति तुरंत, उसके विरुद्ध तुरंत क्रिया करना। उद्दीपन माने बहुत जल्दी क्रियाशील हो जाना। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है संबोधन शैली के कारण पाठकों और श्रोताओं से लगाव बढ़ता है। जब लेखक शायर संबोधन शैली में लिखता है तो उससे श्रोता और जो श्रोता और पाठक होते हैं ना, वो शायर से जुड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये हमारा ही कोई दोस्त हमसे कुछ कह रहा है। कला पक्ष में आप देखें, कला पक्ष में देखें, जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पॉइंट 2 है पूरी गजल में मानवीकरण अलंकार की अनूठी छटा है, मतलब बहुत सुंदर प्रयोग है। नंबर पॉइंट 3 है सन्नाटे का बोलना में विरोधाभास अलंकार है। सन्नाटा एकदम खामोशी, उसमें कभी कह रहा है, शायर कह रहा है कि वो बोल रहा है, मतलब कि बिल्कुल विरोधी कार्य हो रहे हैं। एक तो खामोश रहना और दूसरा बोलना, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। पॉइंट 4 है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, गेयता का गुण है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी।
अगर कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। बढ़िया से ध्यान से पढ़ें, लिखें और अपना ख्याल रखें, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रखें। अच्छे से पेपर दें और बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। बाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने माता पिता सहित हंसी खुशी होंगे और तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं और 2 मई का आपका हिंदी का पेपर है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपका सेकंड टर्म का जो काव्य सेक्शन है, सेकंड टर्म के सिलेबस में जो काव्य सेक्शन है उसे मैं पूरा करा दूँ, जिसमें कि गज़ल चल रहा है। और इसके बाद हमारा एक अधूरा चैप्टर रह गया था, छोटा सा मेरा खेत चौकोर, उसे भी मैं कोशिश करूँगी कि इन टाइम पूरा करा दूँ। चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये गज़ल है फिराक गोरखपुरी जी की, गज़ल नंबर 3 है ये, गज़ल नंबर 3। तो देखिए क्या है, पंक्तियाँ क्या है गज़ल की। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हुए हैं। ये गज़ल है, गज़ल नंबर 3। तो प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने भाग्य और पुरुषार्थ में समन्वय दिखाने का प्रयास किया है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हैं। क्यों डिपेंड है ये दिखाने का प्रयास किया है। इसमें आप देखिए व्याख्या, फिराक जी कहते हैं कि मुझे और मेरी किस्मत को एक ही काम मिला है, एक ही काम है। कहा जाता है कि भाग्य व्यक्ति के पुरुषार्थ से बनता है, व्यक्ति भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ऐसे में यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दे तो भाग्य उस पर रोता है। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य बनता है, पुरुषार्थ माने कर्म, और कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य तो भाग्य होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। मेरा मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य को बदला जा सकता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्म को कभी बदला नहीं जा सकता। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें से एक बात ज़्यादातर सही है कि कर्म करने से भाग्य को कभी कभी बदला जा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत बदला जा सकता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। तो यही शायर ने कहा है कि व्यक्ति भाग्य के पुरुषार्थ से बनता है। व्यक्ति का जो भाग्य है उसके पुरुषार्थ माने उसके कर्म से बनता है। व्यक्ति भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, क्योंकि व्यक्ति ही तो कर्म करेगा, इसलिए अपना भाग्य वह स्वयं बनाता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा। ऐसे में यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दे तो भाग्य उस पर होता है कि मुझे बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। भाग्य कहता है कि ये कैसा व्यक्ति है जो मुझे बनाने का प्रयास नहीं कर रहा, मुझे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, निकट्टू और निकम्मों की तरह बैठा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है, रो लेता है, मगर मुझे बनाने का प्रयास नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता, इसलिए भाग्य व्यक्ति पे रोता है। ठीक है। कर्महीन माने नकारा व्यक्ति, जिसे कोई कार्य करना ही है, आलसी टाइप का व्यक्ति, आलसी का आदमी जो होता है वह यह सोचकर कि मुझे जो कुछ मिलेगा वह मेरे भाग्य से ही मिलेगा, कर्म नहीं करता, पुरुषार्थ करना छोड़ देता है। पुरुषार्थ माने कर्म करना छोड़ देता है, जिससे कि होता क्या है कि उसका भाग्य बदलता ही नहीं है। और जब भाग्य नहीं बदलता तो वो भाग्य पर रोता रहता है कि उसकी जो असफलताएं होती हैं उनको सोच सोच के वो भाग्य को दोष देता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है, और सबके पास सब कुछ है, सबको सफलताएं मिली पर मुझे असफलता मिल रही है क्योंकि मेरा तो भाग्य ही खराब है। वो ये भूल जाता है कि उसने कर्म नहीं किया था। ठीक है। तो बच्चों आप ये देखिए, इसमें ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब इसमें आता है काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष। काव्य सौंदर्य के 2 पार्ट में हमेशा करती आ रही हूँ। एक आता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप देखें, कर्महीनता को छोड़ने का संदेश परोक्ष रूप से दिया गया है, मतलब नकारापन। शायर ने खुले तौर पे कहा गया है, मतलब परोक्ष माने एक सांकेतिक तौर पर, परोक्ष माने होता है मतलब अप्रत्यक्ष रूप में। तो शायर ने अप्रत्यक्ष रूप में कर्महीनता को छोड़ने को कहा है, जो आलस है उसको छोड़ने को कहा है। पुरुषार्थ से व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है, ये भी संदेश इसमें दिया है शायर ने।
फिर आपका कला पक्ष। कला पक्ष में बच्चों आप देखें, किस्मत का रोना में मानवीकरण अलंकार है। किस्मत क्या है? किस्मत भाग्य है, कोई इंसान तो नहीं है। उसको इस तरह से प्रस्तुत किया है जैसे कि वो मानव हो, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। फिर है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें आप देखें, देखो हा हा, और यहाँ आप देखें हा हा, ठीक है। तो ये सभी वर्ण रिपीट हो रहे हैं। और अनुप्रास अलंकार क्या आता है? जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा म म म, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं माँ वर्ड की रिपीटेशन हो रही है। यहाँ आप देखें तो एक देखो यहाँ भी है क क, तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें रिपीटेशन हो रही है वर्णों की, इसलिए यहाँ पे जो है ये देखें आप अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है भाषा सरल सहज सरस और भावान रूप है। जैसा भाव है काव्य, जैसा पंक्तियों का भाव है उसी हिसाब से भाषा है। आगे मैं आपके लिए बना रही हूँ, इससे अगली गजल की व्याख्या मैं कर रही हूँ। ठीक बच्चों, ये है इनकी मतलब फिराक गोरखपुरी जी की दूसरी गजल, मतलब ये गजल नंबर 4। तो गजल क्या है? मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। बड़ी ही सुंदर गजल है। तो इसमें क्या है, प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने दूसरों की निंदा मतलब बुराई, निंदा मतलब बुराई करते हैं, बदनामी दूसरों की करते हैं, करने की कुप्रवृत्ति माने बुरी आदत, बुरी प्रवृत्ति पर करारा व्यंग किया है। मतलब कि करारी चोट की है या फिर बड़ा ही तीखा प्रहार किया है। प्रहार माने तीखी चोट की है। दूसरों की बुराई करके व्यक्ति अपनी ही नीच प्रवृत्ति और छोटी सोच को दर्शाता है। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो वास्तव में ये नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपनी ही बुराई को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने ही स्वभाव की एक कमजोरी को दुनिया के सामने ला रहे हैं। इसकी व्याख्या है, शायर कहते हैं कि जो लोग मेरी बदनामी करने में लगे हुए हैं, मेरी बुराई को दूसरों से कहने में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें ऐसी सद्बुद्धि दे कि वे सोच सकें कि दूसरों की बदनामी करके हम अपनी नीच सोच को दर्शा रहे हैं, कि वे सोच सकें कि दूसरों की बदनामी करके वे अपनी ही नीच सोच को दर्शा रहे हैं, तो हम अपनी की जगह वे अपनी ही करके वे अपनी ही नीच सोच को दर्शा रहे हैं। व्यक्ति अपने अवगुण, अपनी कायरता, अपने अहंकार की तुष्टि माने उसको संतुष्ट करने के लिए, अहंकार को शांत करने के लिए दूसरों की निंदा जैसे घृणित माने घिनौने कार्य करता है। घृणित माने घिनौने कार्य करता है। दूसरों की निंदा करके हम अपने ही बुराइयों को उजागर करते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है, मुझको बदनाम करे हैं, काश भी इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो वो मुझे बदनाम कर रहे हैं या खुद को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। इसमें देखें आप इसका काव्य सौंदर्य में पहला पक्ष है भाव पक्ष। इसमें आप देखें, पर निंदा एक सामाजिक अपराध है जिसे जाने अनजाने हम सभी कर बैठते हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये एक अपराध है, मगर आदतन मजबूर होने के कारण हम इसे कर बैठते हैं। दूसरा पॉइंट है, चुगली तथा दूसरों को बदनाम करने की आदत से बचने को कहा गया है। ठीक है, इन पंक्तियों में। कला पक्ष में आप देखें, भाषा सरल सहज सरस और प्रभावपूर्ण है, माने एक फ्लो बन जाता है। पर्दा खोलना मुहावरे का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है। या शब्द से निंदक को अपने घृणित कार्य पर सोचने के लिए विवश किया गया है। ठीक है बच्चों, इस स्लाइड में इतना ही मैं बनाऊंगी। बाकी जितनी भी गज़ल बच गई हैं, प्लस आपका सेकेंड टर्म का काव्य सेक्शन में जितना भी सिलेबस बच गया है, मैं कोशिश करूंगी
कि नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दूं, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम से पहले इवनिंग तक आपको टोटली सिलेबस पूरा मिल जाए और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो पूरा हो जाए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, जय हिंद। प्रतिवेदन में आप प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट तैयार करना। जो आपने देखा, जैसा भी देखा उसको अपने शब्दों में बताना, कहना। तो प्रतिवेदन है विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन लिखें। इसमें आप देखें 2 मई 2022 को हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो भी थे, ठीक है, चाहे आपके डीसी थे, केवीएस के डीसी थे, चाहे कोई भी थे, उनका आप नाम लिखेंगे, साथ में बताएंगे मुख्य अतिथि ये थे। इनके साथ साथ कार्यक्रम में और किन्होंने शिरकत की थी, जैसे आपके प्रिंसिपल मैडम हैं, आपके और भी मैनेजमेंट में जितने भी अधिकारीगण हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुए इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में क्या क्या मतलब क्या क्या ऐसे समायोजन थे, क्या क्या ऐसे कार्यक्रम थे जो कि हुए, खेल कूद हुए, किस तरह से मनाया गया। सबसे पहले सरस्वती वंदना की गई दीप प्रज्वलित करके, ठीक है। इस तरह से आप सारा मैटर लिखेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस प्रकार कार्यक्रम 16 संपन्न हुआ। इस तरह से आप प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। इससे आगे मैं आपको बता रही हूँ बची हुई गज़ल, जो कि आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें आप देखें पंक्तियाँ क्या है, गज़ल है फिराक गोरखपुरी जी की। जो गज़ल मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी उससे अगली गज़ल है ये। तो पंक्तियाँ क्या है, ये कीमत भी अदा करें हम बददुरुस्ती है होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी बोले। प्रसंग क्या है बच्चों, इसमें प्रसंग है शायर ने प्रेम की कीमत अदा करने का बताया है कि प्रेम की कीमत किस प्रकार अदा की जाती है। इसमें व्याख्या देखें, प्रेम प्यार एक अनमोल भावना है। अनमोल अतुलनीय की जगह आप और भी इनके समानार्थी शब्द रख सकते हैं। किसी और वस्तु से इसकी तुलना करना व्यर्थ है। प्यार के समान संसार में कुछ भी नहीं है, किसी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। शायर प्यार की कीमत बदनाम होकर अदा कर रहा है। आप जानते हैं जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रेम करने के बदले में बदनामी मिलती है बच्चों, ठीक है। वही प्रेम की कीमत है। अपना प्यार प्राप्त करने के लिए अगर सामाजिक बदनामी रूपी कष्ट भी सहना पड़े तो वह भी सहर्ष सहने को तैयार है शायर, ठीक है। अपने प्रियतम से प्रेम पाने के लिए, प्रेम का सौदा करने के लिए वह दीवाना अर्थात पागल होने को भी तैयार है। कौन? शायर। तो इसमें आप देखें काव्य सौंदर्य क्या है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप यहाँ समझ लें, ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती होशो हवास, मतलब हम बदनाम होने की कीमत भी पूरे होशो हवास में अदा कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हम बदनाम हो रहे हैं, शायर कह रहा है हमें मालूम है कि हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन प्रेम करना नहीं छोड़ रहे। हमें अगर प्रेम मिल रहा है बदनाम होने की शर्त पे तो हम बदनाम भी हो लेंगे, मगर प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। तेरा सौदा करने वाले मतलब प्रेम का सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। प्रेम का सौदा करने वाले दीवाने भी हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी इसमें काव्य सौंदर्य में देख लें भाव पक्ष। भाव पक्ष में पहला पॉइंट है, प्रेमी अपने प्रेम को पाने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकता है। दूसरा है यह एक प्रेमी का दीवानापन ही तो है कि वह सौदा करता भी है और प्रेम की कीमत भी अदा करता है। अगर प्रेम का सौदा भी करता है और प्रेम की कीमत भी अदा करता है। थर्ड पॉइंट देखें, दीवानापन प्रेम की चरम सीमा है, समझे। होशो हवास में रह करके प्रेम नहीं किया जा सकता, वो सौदेबाजी होती है। कला पक्ष, कला पक्ष में आप देखें बददुरुस्ती होशो हवास में उर्दू का बड़ा सुंदर प्रयोग है। इसमें पॉइंट सेकंड है कला पक्ष में, दीवानापन तथा होशो हवास में परस्पर विरोधाभास है। जो होशो हवास में रहेगा बच्चों वो दीवाना नहीं हो सकता, और जो दीवाना होगा वो होश हवास में नहीं आएगा। तो इसलिए परस्पर विरोधाभास है इन दोनों में। उर्दू शब्दों के प्रयोग से गजल में उर्दू की स्वाभाविक जो मिठास होती है वह आ गई है। इससे
आगे मैं बता रही हूँ गजल आपको, इससे अगली गजल, नेक्स्ट गजल क्या है, पंक्तियाँ क्या है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। तो इसमें आप प्रसंग देखें, प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने बताया है कि किस प्रकार दर्द को प्रेमी किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। प्रेमी जो अपने विरह का दर्द है उसको किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। प्रेमी विरह का मारा चुपके चुपके रोने को विवश होता है। ये प्रसंग था। आगे इसकी व्याख्या है। व्याख्या में आप देखें, शायर कहते हैं कि जिस प्रेमी को पाने के लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, जिस प्रेम को पाने के लिए व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, उसी प्रेम से जब विरह हो जाता है, वही प्रेमी जब प्रेमी से बिछड़ जाता है, जब प्रियतम प्रेमी से बिछड़ जाता है, उस समय क्या होता है कि जो प्रेमी होता है उसको असहनीय दर्द होता है और उस असहनीय दर्द के मारे वह बड़ा दुविधा में फंस जाता है। ना तो वह खुल करके रो सकता है, भाई सबसे बड़ी बात, ना तो वह अपनी प्रेमी की यादों को भुला पाता है, और उन प्रेमी की यादों को ना भुला पाने के कारण जो उसे असहनीय दर्द होता है, जो दुख होता है, उसकी वजह से जो उसे रोना आता है, तो वह किसी के सामने खुल करके रो भी नहीं पाता है। उन यादों को लोक लाज से भय से वह किसी के सामने कह भी नहीं पाता, प्रकट भी नहीं कर पाता। विरह के दर्द को छुपाना और उसमें भी खुल के न रो पाना प्रेमी के दर्द को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसलिए प्रेमी को चुपके चुपके रोने के लिए विवश होना पड़ता है। ठीक है, तेरे गम का पासे अदब है। तो इसमें शायर कहते हैं कि तेरे गम का, तेरे चले जाने का भी हमें ख्याल है, दुनिया का भी ख्याल है। तेरे चले जाने का भी गम है, दर्द है, दुख है, और मुझे दुनिया का भी ख्याल है कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया के सामने भी मुझे खुद को संभाल के रखना है, सबसे छिपा के दर्द के मारे, और मैं अपना ये दर्द सबसे छिपा के चुपके चुपके रोता हूँ, किसी के सामने मैं रो भी नहीं पाता हूँ। इसमें आप देखें काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में पहला है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप देखें बच्चों, प्रेमी के विरह, दुख व दुविधा का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। लोक लाज के भय से प्रेमी विरह में खुलकर रो नहीं सकता। प्रेम की यह बड़ी विडंबना है। प्रस्तुत गजल में वर्णित वियोग वर्णन कवि बिहारी के वियोग वर्णन के समरूप है। समरूप माने उसी के समान है। आगे इसमें देखें कला पक्ष में, पूरी गजल में गेयता का गुण विद्यमान है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द दो बार रिपीट हो जाए, बिल्कुल जस्ट आगे पीछे दो बार रिपीट हो जाए, जोड़े में रिपीट हो जाए, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसके बाद है चुपके चुपके रोना में विरोधाभास अलंकार है। रोया चुप चुपके नहीं जाता है, मगर चुप चुपके रोना है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। गम, पासे, अदब तथा ख्याल में उर्दू शब्दावली का बड़ा ही सराहनीय प्रयोग है। आगे देखेंगे इससे अगली गजल का व्याख्या। बच्चों पंक्तियां हैं, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं। मतलब व्यक्ति प्रेम में जितना डूबता जाता है उतना ही प्रेम को प्राप्त कर पाता है। प्रसंग क्या? प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने हुस्न और इश्क के संतुलन का वर्णन किया है। मतलब सुंदरता और प्रेम के संतुलन का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है? शायर कहते हैं कि हुस्न और इश्क माने सुंदरता और प्रेम में यह कमाल का संतुलन है कि प्रेमी जितना प्रेम में डूबता है उतना ही अधिक वह प्रेम को पा लेता है, माना प्राप्त कर लेता है। कहने से अभिप्राय यह है कि प्रेमी जितना सांसारिक बंधनों को छोड़कर उनसे दूर जाता है, सांसारिक बंधनों को छोड़कर उनसे दूर जाता है, जितना संसार की परवाह करना छोड़ता है, उतना ही अधिक वह प्रेम को प्राप्त कर लेता है। प्रेम की चरम सीमा पर जाकर तो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। उसी प्रेम की चरम सीमा पर जाकर के प्रेमी को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम की सत्ता का ही आभास रह जाता है। मतलब
केवल अपने प्रियतम का ही ख्याल शेष रह जाता है, उसे बाकी कुछ ख्याल नहीं रहता, जिसे दीवानापन कहते हैं। ना उसे दुनिया की परवाह होती है, ना उसे खुद की परवाह होती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखें त्याग ही प्रेम का दूसरा नाम है। अब आप ये देखिए इसका काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष है। भाव पक्ष में पहला पॉइंट है इन पंक्तियों की जो डूबे से तरे सो डूबे, और जिन ढूंढिया तिल पाया गहरे पानी पैठ पंक्तियों से समानता दिखाई गई है। ठीक है, रहस्य, और इसका पॉइंट सेकंड है कबीरदास जी के रहस्यवाद की स्पष्ट झलक है। नंबर थर्ड है सौंदर्य और प्रेम के सनातन संबंध पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद कला पक्ष। कला पक्ष में आप देखें हिंदी शब्दों की अपेक्षा उर्दू शब्दावली का अधिक प्रयोग। उर्दू शब्दावली का अधिक प्रयोग प्रेम के प्रभाव को बढ़ाता है। खुद को खोकर पाना में कबीर की उलटवासियों का प्रयोग है। एक छंद होता है उलटवासियाँ, जो कि कबीरदास जी ने विशेष तौर पर इसको इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे कबीर की उलटवासियाँ कहा गया है। इससे आगे मैं प्रस्तुत कर रही हूँ नेक्स्ट गजल। आप देखें ये पंक्तियाँ बच्चों, आबो ताब असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। तो यहाँ पे देखें आप प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में शायर ने बाहरी सौंदर्य से बचकर भीतरी सौंदर्य को निहारने का वर्णन किया है या प्रयास किया है। व्याख्या क्या है। शायर पाठक से कहते हैं कि शायरी की बाहरी चमक दमक पर ध्यान ना दें, बल्कि शायरी के अर्थ में निहित उसके असली सौंदर्य को देखें समझें। पाठक शेरों की चमक दमक से प्रभावित हुए बिना शायरी से उत्पन्न रस रूपी मोतियों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। पाठक कौन? शायरी को पढ़ने वाले। सीप के अंदर ही मोती जन्मता है, अतः पाठक सीप अर्थात शेर के बाहर खोल को छोड़ आंतरिक भाव को समेटने का प्रयास करें। ये व्याख्या थी बच्चों। इसके बाद काव्य सौंदर्य भाव पक्ष है। इसमें पहला पॉइंट है भाव पक्ष में शायरी के आंतरिक सौंदर्य को उभारने का प्रयास किया गया है। उभारने का मतलब आंतरिक सौंदर्य को दर्शाने का प्रयास किया गया है। सेकंड पॉइंट है बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य को महत्व दिया गया है। और कला पक्ष में पहला पॉइंट है आंखें रखना और मोती रोलना मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है आप ये देखें कि उर्दू शब्दावली की प्रधानता है और गेयता का गुण स्वाभाविक है। अब इससे आगे बची है मतलब अंतिम गजल, इस चैप्टर की अंतिम गजल, जिसे अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखें ऐसे में तू याद पे आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू के फरिश्ते, बाबे गुने सब खोले। इसका प्रसंग है बच्चों, शायर ने शराब में डूबे प्रेमी को आकाश के देवता की तरह बताया है। व्याख्या क्या है। अपने प्रियतम से बिछुड़ने के दर्द को प्रेमी अक्सर शराब के नशे में डूबकर भूलने की कोशिश करता है। मैखाने में बैठा प्रेमी अपने प्रियतम की बीती यादों का स्मरण इस तरह करता है जैसे रात के समय आकाश में बैठे देवतागण संसार के पापों का अध्ययन कर रहे हैं। सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति वियोग में परिलक्षित होती है। परिलक्षित माने सच्चा प्रेम वियोग से ही पता चलता है। वियोग में मतलब वियोग जितना गहरा होगा प्रेम भी उतना ही गहरा होगा। वियोग में प्रेमी और प्रियतम की भावनाओं का एकीकरण माने दोनों तरफ की भावनाएं एक हो जाने के कारण जो प्रेमी है वो देवता से भी ऊंचे पद के अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसमें काव्य सौंदर्य, इसमें पहला पक्ष है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आप देखें पहला पॉइंट है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। गर्दू पे फरिश्ते इस्लाम धर्म का मूलाधार है। रात में विरह वेदना की अधिकता को दर्शाया गया है।
कला पक्ष में आप देखें, शराबी को देवता कहने से उपमा अलंकार का आभास होता है। उपमा अलंकार नहीं, आभास होता है। उर्दू शब्दों की प्रधानता के कारण उर्दू की स्वाभाविक मिठास मौजूद है। गेयता का गुण विद्यमान है। और इससे आगे एक शायरी और है जिसे मैं भी